Okay, guys, so today we are talking about paper 2 of your AS exams, and since they are very close, I hope that this video is helpful. Paper 2 is based on section 3, which is theories of the family and social change. Okay, so this has 4 parts, which has section 3 and 4 combined. Section 3 के 2 parts हैं और section 4 के भी 2 parts हैं. So 3.1 is the perspectives on the role of family. ठीक है, अब perspectives किसके होंगे? Obviously functionalists के होंगे, Marxists के होंगे, feminists के होंगे. So we will start with the functionalist perspective. All right, let's look at the details of this. सबसे पहली बात तो यही है, हम इसको दोहरा लेते हैं कि what is functionalism. All right, functionalism sees society as a system. ठीक है, आप किसी जगह पे अगर काम करते हो, इफ़ यू डू ए कॉर्पोरेट जॉब, यू हैव अ बॉस, देयर आर सम पीपल अंडर हिम, मे बी द मैनेजर्स, मे बी द डायरेक्टर्स, एंड देन देयर इज़ द वर्क फोर्स. ठीक है, आपके कोलीग्स हो गए, आप हो गए. ऑल राइट, एंड देयर आर डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट बॉक्सेस हैं, आपके डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें लोग काम कर रहे हैं. राइट, सो सोसाइटी वर्क्स द सेम वे ऑन अ बिगर लेवल. ऑल राइट, और different institutions work together to maintain stability, social order, socialization and cooperation. ये बात हमने पहले ही पेपर में डिसाइड कर ली थी जब हम उसके सिलेबस पढ़ रहे थे कि अगर सोसाइटी में हमारे पास स्टेबिलिटी और सोशल ऑर्डर नहीं होगा तो इट विल एंड अप बीइंग chaos, और chaos always leads to some kind of destruction of the society itself. सही है, अब आगे बढ़ते हैं. हमारे पास की इंस्टीट्यूशंस क्या हैं जो ये स्पेसिफिक सिस्टम मेंटेन कर रही हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट्स. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास फैमिली है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. द नेक्स्ट इज एजुकेशन, देन इकोनॉमी एंड देन द गवर्नमेंट. ओके, अब द फंक्शनलिस्ट क्वेश्चन, फंक्शनलिस्ट हमसे ये सवाल पूछते हैं, फंक्शनलिस्ट अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि व्हाट यूजफुल फंक्शंस डज द फैमिली परफॉर्म फॉर सोसाइटी. ठीक है, ऐसे कौन से यूजफुल फंक्शंस हैं जो फैमिली परफॉर्म कर रही है सोसाइटी के लिए. अगर हम इसको इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि फंक्शनलिज्म जो है वो सोसाइटी को एक सिस्टम के तौर पे देखता है, तो इस इंस्टीट्यूशन के स्पेसिफिक यूजफुल फंक्शंस क्या हैं. ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो फंक्शनलिस्ट व्यू कैसे करते हैं सोसाइटी को. ठीक है, ये इसको एक पॉजिटिव इंस्टीट्यूशन के तौर पे देखते हैं. राइट, अगर पॉजिटिव इंस्टीट्यूशंस हैं तो नेगेटिव इंस्टीट्यूशंस भी होती रहेंगी. अभी इसको हम साइड पे कर देते हैं. पॉजिटिव इंस्टीट्यूशन क्यों है? It is a positive institution because it benefits children by socialization and care. Okay, their early socialization is completely based on family. अगली चीज हमारे पास है एडल्ट्स. इट इज इमोशनल सपोर्ट फॉर एडल्ट्स. ठीक है, जो एक एडल्ट बाहर काम कर रहा है, इट कुड बी योर फादर, इट कुड बी योर मदर, दे आर यूजुअली स्ट्रेस्ड एंड दे कम होम एंड रिलैक्स व्हेन दे सिट विद यू और with different members of their family, right? So it's emotional support for them. The next thing is society. So ये पॉजिटिव इंस्टीट्यूशन इसलिए भी है क्योंकि ये सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी को मेंटेन करती है. अभी इसकी डिटेल के ऊपर हम जाते हैं. ठीक है, हमारे पास की फंक्शनलिस्ट्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं. 3 ऐसे हैं जिनको मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को कहती हूँ उनके दिमाग में बैठे हुए होने चाहिए. These 3 functionalists should always be in your mind. You should always know their codes and you should always know how to use them correctly. बीच में अगर आपने मायनीज लगाने की जगह पर आपने मीठी चटनी डाल दी तो आपके साथ बहुत बुरा होगा, इसलिए हम उसको अवॉइड करेंगे. सही है. सो द की फंक्शनलिस्ट आर जॉर्ज पीटर मर्डॉक, and then we have Talcott Parsons, and then we have Fletcher, who is also known as Ronald Fletcher. Okay, अब इनकी बातें क्या हैं, इस पे हम चले जाते हैं. Murdoch talks about the universal family. All right, so in 1949 he studied 250 societies. ठीक है, and he argued that family is universal. Family हर जगह है. All right, but some form of family exists in every society. इसने ये नहीं कहा कि एक ही टाइप की सोसाइटी में फैमिलीज होती हैं. ठीक है, एक ही टाइप की फैमिलीज नहीं होती. Why?
फैमिली तो यूनिवर्सल है बट हर सोसाइटी के डिफरेंट रूल्स हैं, विच मीन्स कि हर फैमिली के जो फॉर्म्स हैं, टाइप्स हैं सोसाइटीज में, वो भी डिफरेंट हो जाते हैं. सो वी कैन से द साउथ एशियन सोसाइटीज हैव द सेम टाइप ऑफ हाउस होल्ड्स, बट देन रिलीजन कम्स इन टू प्ले. हो सकता है कि डिफरेंट साउथ एशियन रिलीजियस फैमिलीज हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग, बट उनकी मेन कोर वैल्यूज सेम हो जाती हैं, राइट? अब हम बात करते हैं कि इसने फैमिली को यूनिवर्सल कहा क्यों. बिकॉज द फैमिली परफॉर्म्स असेंशियल फंक्शंस दैट हेल्प सोसाइटी सर्वाइव. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट फैमिली ऐसे फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है जो कि सोसाइटी के सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है. ऑलराइट, तो अब मर्डॉक ने हमें 4 ऐसे फंक्शंस बता दिए जो कि असेंशियल हैं सोसाइटी के सर्वाइव करने के लिए. सबसे पहली चीज़ है सेक्सुअल रेगुलेशन, मैनेजिंग सेक्सुअल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सोशल रूल्स. यानी कि हमारे पास हर सोसाइटी के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं. कुछ फैमिलीज और कुछ सोसाइटीज के ऐसे रूल्स होते हैं कि they cannot be having sexual intimacy before marriage, right? So these different rules are social rules जो कि मैनेज हो सकते हैं थ्रू फैमिली. अगली चीज आपके पास है रिप्रोडक्शन. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, इट इज बेसिकली प्रोड्यूसिंग द नेक्स्ट जनरेशन, एंड देन कम्स इनटू प्ले द सोशलाइजेशन ऑफ दिस नेक्स्ट जनरेशन. जो भी छोटे बच्चे हैं उनको सोशलाइज भी करना है ना, जंगली थोड़ी छोड़ देना है. बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी हैव अ सोसाइटी, वी हैव लॉज, वी हैव रूल्स. वो रूल्स सबसे पहले कौन सिखाता है? फैमिली सिखाती है, आपकी मामा सिखाती है. कभी आपने अगर ऐसे कारनामे किए हों कि आप किसी स्विच बोर्ड में हाथ डाल रहे हो या स्टेयर्स की तरफ भाग रहे हो एज अ चाइल्ड, योर मदर विल इमीडिएटली टीच यू द कॉन्सेप्ट ऑफ नो. ठीक है, किस चीज पे आपको एब्रप्टली रुक जाना है, क्या चीज गलत है, वो कॉन्सेप्ट आपका नो के थ्रू डेवलप होता है, राइट? तो सोशलाइजेशन इज बेसिकली टीचिंग चिल्ड्रन सोसाइटीज नॉर्म्स एंड द वैल्यूज ऑफ दैट सोसाइटी. Now, let's look at the economic provision. When you talk about the economic provision, it basically means meeting material needs such as food and shelter. ठीक है, आप कुछ भी कमा रहे हो, you are doing it to manage and meet your material needs, your clothes, your shelter, your food and bills. All right. Now let's get into the details of this. सबसे पहले हमारे पास sexual regulation थी. ठीक है, the family helps regulate sexual relationships through socially accepted rules. This may include rules about marriage, faithfulness, sexual behavior and incest. Okay, functionalists इसको कैसे view करते हैं, right? Regulating sexual behaviors help maintain social order, stability and clear family relationships. Alright, अगर आपकी फैमिली होगी and if you have the correct way of regulating your sexual desires, you will not face crimes such as harassment or rape. Okay, that is one big reason. हमारे यहाँ, हमारी अपनी सोसाइटी में इन पाकिस्तान, you will see that there are very sexually frustrated males, okay, and it is leading to horrible things happening in our society. अगली चीज आपके पास क्या है? Reproduction. Alright, so the family reproduces and raises the next generation. Without reproduction, the population would decline. There would be no future workforce and society would not continue. जाहिर है, अगर population decline होगी, आपके यहाँ reproduction नहीं हो रही होगी, अगली generation नहीं होगी, तो कोई future workforce भी नहीं होगी. And अगर कोई future workforce नहीं है, that means there will be no society. The society itself will collapse, right? अब इस पे फंक्शनलिस्ट का व्यू ये है कि फैमिलीज हेल्प इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ सोसाइटी. ठीक है, फंक्शनलिस्ट तो चाहते ही स्टेबिलिटी है, राइट? उनका किसी और चीज से कोई काम ही नहीं है. वो कहते हैं कि आप हमें स्टेबिलिटी दे दो, ठीक है, आप स्टेबिलिटी को मेंटेन रखो और हम उससे खुश हैं. ओके, अगली चीज क्या है हमारे पास? सोशलाइजेशन. अब जिनको रिप्रोड्यूस कर लिया, जो नए नए छोटे छोटे बच्चे आपके पास हैं, उनको हमें टीचिंग भी तो करनी है, सही है? तो द फैमिली टीचेस चिल्ड्रन लैंग्वेज, नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर्स, बिहेवियर्स एंड जेंडर रोल्स. हमारी सोसाइटी में हम 2 ही जेंडर्स को एक्सेप्ट करते हैं, राइट? जो भी बच्चा होगा उसे पेरेंट्स शुरू से 2 ही जेंडर्स बता रहे होते हैं,
एंड वट एवर जेंडर दे आर, उनसे उसी तरह बात की जाती है, वो उसी जेंडर को एक्सेप्ट करते हैं, दे ग्रो अप टू मेंटेन दैट जेंडर। मगर ये हर सोसाइटी में नहीं होता। मैनी वेस्टर्न सोसाइटीज अलाउ डिफरेंट जेंडर्स, और वो बड़े क्रिएटिव से जेंडर्स होते हैं, एंड चिल्ड्रन ग्रो अप एक्सेप्टिंग दोज जेंडर्स। ऑलराइट, अब लैंग्वेज की बात हो तो आप अपनी सोसाइटी में से एग्जाम्पल ले लें। देयर माइट बी टू ऑफ योर कजन्स, राइट, एक ने उर्दू में शुरू से अपने पेरेंट्स से बात की होगी, उसे पेरेंट्स नहीं नहीं करके बोलते होंगे, सो दे अंडरस्टैंड उर्दू बेटर देन एनी अदर लैंग्वेज। ऑलराइट, if their parents teach them English, then they will be understanding English itself. All right, they will not understand different languages. हमारे यहाँ different languages बोली जा रही होती हैं culturally. We have Sindhi, we have Punjabi and much more, right? So हर लैंग्वेज पर डिपेंड करता है, हर पेरेंट पर डिपेंड करता है, हर फैमिली पर डिपेंड करता है कि what the children grow up learning and what they are the most comfortable with. Okay, let's move ahead. ठीक है, दिस हेल्प्स चिल्ड्रन बिकम फंक्शनिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की, ये हेल्प करती हैं बच्चों को फंक्शनिंग मेंबर्स बनने में सोसाइटी के। ठीक है, अब इसका एक की आइडिया है, वो क्या है? द फैमिली इज वन ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, ये हमने सोशलाइजेशन वाले चैप्टर में ऑलरेडी बात डिस्कस की थी, और हमने इसको प्राइमरी सोशलाइजेशन बोला था, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, इकोनॉमिक प्रोविजन क्या चीज़ है? फैमिली हेल्प्स मीट मेंबर्स मटेरियल नीड्स। ठीक है, आपके फूड, आपका शेल्टर, आपके क्लोथिंग, आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एजुकेशन और एनी अदर थिंग, ये सारी चीज़ें आपकी फैमिली सपोर्ट करी थी। योर पेरेंट्स सपोर्ट दिस, योर एल्डर सिबलिंग सपोर्ट दैट। ओके, अब फैमिलीज में ऑल्सो सपोर्ट मेंबर्स ड्यूरिंग इलनेस, अनएम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, जिसका मतलब है यू आर मेकिंग मनी रन थ्रू द सोशल सिस्टम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, अगली बात पे आ जाते हैं। अब हमें इसको इवेल्युएट करना है। इसने तो अपनी बात कर दी जैसे हम कर लेते हैं, मगर हमारे पेरेंट्स हमारी बात को इवेल्युएट करते हैं ना, हमें गलत सही बताते हैं ना। सो यहाँ पर हमारे पास मर्डॉक को इवेल्युएट करने का मौका है, तो इसकी स्ट्रेंथ्स और इसकी क्रिटिसिज्म्स को गौर से देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ्स की बात कर लेते हैं। इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली। ये तो सच्ची बात है। ठीक है, अगर हमारे पास फैमिली नहीं होगी तो बहुत सारी चीज़ें गलत और उल्टी सीधी होना शुरू हो जाएंगी। सही है। अगली चीज़ क्या है? एक्सप्लेन्स वाई फैमिलीज एग्जिस्ट इन डिफरेंट सोसाइटीज। ठीक है, फैमिलीज के बगैर व्हेन यू हैव सीन एंड यू मस्ट नो कि जिन पेरेंट्स की डिवोर्स हो जाती है, दोज चिल्ड्रन आर वेरी एस्ट्रेंज्ड। ओके, वो बहुत डिसएसोसिएट करते हैं सोसाइटी से। दे माइट हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज, दे माइट नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अपब्रिंगिंग एज चिल्ड्रन विद पेरेंट्स डू। ठीक है, तो it explains why families exist in different societies and recognizes important functions such as socialization. ठीक है, फैमिली को देखते हुए इसकी हमने एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन को रिकग्नाइज किया, जो कि थी सोशलाइजेशन ऑफ यंग चिल्ड्रन। सही है, उसके बगैर बच्चे obviously they would be like animals. If they don't know the concept of no and yes, they will never understand the laws of society. And if they do not understand the laws of societies, obviously they are not fit to live in the society. अगली चीज क्या है? क्रिटिसिजम्स। क्रिटिसिजम्स में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है, द न्यूक्लियर फैमिली इज नॉट द ओनली स्ट्रक्चर दैट कैन परफॉर्म दीज फंक्शंस। इसका क्या मतलब है कि न्यूक्लियर फैमिली ही सिर्फ ऐसी फैमिली नहीं है जो कि ये स्ट्रक्चर, ये एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है, राइट? एंड इट इग्नोर्स फैमिली डाइवर्सिटी। ये जो बात इसने की है, इट इज इग्नोरिंग द फैमिली डाइवर्सिटी। अगली चीज आपके पास क्या है? इट गिव्स एन ओवरली पॉजिटिव व्यू ऑफ फैमिली लाइफ। इसका क्या मतलब है? आप अपनी पीयर्स में देख लो, हो सकता है इन योर ओन लाइफ यू माइट नॉट बी क्लोज टू योर फैमिली, हो सकता है यू फेस प्रॉब्लम्स
discussing your opinions or sharing what is going on in your life with your family. तो ये जो overly positive view of family life है, not everybody is going to agree with that. All right. Some families experience conflict, abuse, and inequality. This is a very big concern, and this is a very valid concern. हमारे पास statistics होते हैं of domestic violence, of conflicts that turn into violence and inequality. All right. तो हम ओवरली पॉजिटिव व्यू दिखा के मर्डॉक की बात के साथ ये क्रिटिसिजम्स इग्नोर नहीं कर सकते. अब आती है टेलकॉट पार्सन की बारी. तो जब हम टेलकॉट पार्सन की बात करेंगे तो इसकी क्या बात थी? इसने बात की थी फंक्शनल फिट थ्योरी की. आपको इन थ्योरीज के नाम भी याद होने चाहिए ताकि आप पेपर में मेंशन कर सको कि आप किस स्पेसिफिक थ्योरी की बात कर रहे हो, बिकॉज जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ बोला ज़रूर होता है. ऑलराइट, उनकी कुछ ना कुछ ओपिनियंस यहाँ पर हमें अलग अलग जगह पर मिलेंगे. सो इन सोशलाइजेशन यू ऑल्सो हैव सेइंग्स ऑफ टेलकॉट पार्सन्स. बट इफ़ यू आर नॉट अवेयर कि वो थ्योरी कौन सी है, वो एक्सपेरिमेंट कौन सी है जिस पे बात की जा रही है, वो केस स्टडी कौन सी है जिस पे बात की जा रही है, यू वोंट बी एबल टू क्लैरिफाई योर आंसर. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्लैरिफाई योर आंसर्स इन योर एग्जाम. अच्छा, अब जब टेलकॉट पार्सन्स की बात कर लेते हैं तो 1959 में इसने आर्ग्यू किया दैट द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली चेंजेस टू फिट द नीड्स ऑफ सोसाइटी. ठीक है, दिस इज नोन एज द फंक्शनल फिट थ्योरी. तो फंक्शनल फिट थ्योरी क्या चीज़ है कि जो स्ट्रक्चर है आपकी फैमिली का वो चेंज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ योर सोसाइटी. ठीक है, एज सोसाइटी चेंजेस द टाइप ऑफ फैमिली दैट इज मोस्ट सूटेबल मे ऑल्सो चेंज. ठीक है, हो सकता है जो 10 साल पहले फैमिली थी वैसी फैमिलीज अब नहीं होती, नया ट्रेंड आ रहा होता है, कोई नई एक्सेप्टेड रूल्स आने लगते हैं सोशली, तो उनको हम फॉलो करते हैं, उनको हम अडेप्ट करते हैं. दैट इज व्हाट मेक्स अ फंक्शनल फिट थ्योरी. ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी की. Before industrialization, Parsons argued that the extended family was more common and useful. ठीक है, अब एक्सटेंडेड फैमिली क्या चीज़ होती है? एक्सटेंडेड फैमिली वो होती है जो कॉमनली हमारे यहाँ देसी हाउस होल्ड में होती हैं, राइट? योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर आंट्स एंड अंकल्स एंड कजन्स, ऑल ऑफ देम लिविंग टुगेदर, दैट इज़ योर एक्सटेंडेड फैमिली. और ये कॉमन होती थी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले. ठीक है, द फैमिली वॉज मल्टी फंक्शनल. इट परफॉर्म्ड मैनी फंक्शंस इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वेलफेयर एंड केयर फॉर द एल्डरली. अब क्या होता है कि यूजुअली हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अकेले रह रहे होते हैं या उनके साथ केयर टेकर्स होते हैं या कोई एक पर्सन होता है फैमिली का, राइट? पहले बहुत सारे लोग होते थे एंड इट मेड द फैमिली अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूनिट. अगली चीज़ हमारे पास है इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंजेस द फैमिली. सही है, आगे बढ़ते हैं. एज सोसाइटीज़ बिकेम इंडस्ट्रियलाइज, यानी कि ज़्यादा फैक्ट्री वर्क है, ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रही है और बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग और माइग्रेशन हो रही है जॉब के लिए. दैट वाज द इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा. ठीक है, हमारी सिटीज़ बड़ी होती जा रही थी. वी गॉट स्काई स्क्रेपर्स एंड स्टफ. ठीक है, पार्सन आर्ग्यू करता है कि सोसाइटी जो है अब वो रिक्वायर करती है न्यूक्लियर फैमिली. क्यों? बिकॉज ऑफ स्मॉलर फैमिली इज मोर फ्लेक्सिबल एंड मोबाइल. ठीक है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ. क्यों? क्योंकि अगर आपका फैक्ट्री वर्क है या अर्बनाइजेशन है और आपको मूव करना है जॉब की रिक्वायरमेंट की वजह से, तो आप पूरी एक्सटेंडेड फैमिली को मूव नहीं कर सकते. ठीक है, इट वॉजंट ईजी, इट इज़ स्टिल नॉट ईजी. तो आप अपनी पार्टनर, अपने चिल्ड्रन, इतनी फैमिली को मूव कर सकते हो, राइट? कभी कभी तो ये भी पॉसिबल नहीं होता. सो न्यूक्लियर फैमिली इज फ्लेक्सिबल एंड मोबाइल. सही है. अगली चीज आपके पास क्या आ रही है? द आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली. अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली ये होती है कि अ स्मॉल फैमिली यूनिट कंसिस्टिंग मेनली ऑफ पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन. सही है, तो इसको आप कहते हैं आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें सिर्फ आपके मामा बाबा हों और आपके बहन भाई और आप. इट इज़ रिलेटिवली इंडिपेंडेंट फ्रॉम वाइडर रिलेटिव्स. अकॉर्डिंग टू पार्सन्स, दिस फैमिली स्ट्रक्चर वॉज बेटर सूटेड टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी. क्या मतलब हुआ इस बात का?
कि भाई ये वाइडर रिलेटिव्स यानी कि आपके दादा दादी, चाचा चाची, इन सब से इंडिपेंडेंट होती है। एक आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली इन टाइप ऑफ रिलेटिव से इंडिपेंडेंट होती है। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द जियोग्राफिकल मोबिलिटी। अब जब आप जियोग्राफिकल मोबिलिटी की बात करोगे तो वो क्या चीज़ है? इट इज़ द एबिलिटी टू मूव टू डिफरेंट लोकेशंस। इंडस्ट्रियल वर्कर्स नीडेड टू मूव फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज टू वेयर एवर जॉब्स वर अवेलेबल। सही है। बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि जब फैक्ट्रीज बन रही थी, ये जो कॉरपोरेट हमारे अब स्काई स्क्रेपर्स हैं, ये सब बन रहे थे, तो जो हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, कॉरपोरेट वर्कर्स हैं, दे नीडेड टू मूव। ठीक है, इन्होंने कंट्री साइड एरिया से, रूरल एरिया से, जैसे कि विलेजेस होते हैं, उनसे मूव किया टू सिटीज़ जहाँ पर जॉब्स अवेलेबल थी। ठीक है, तो आपको न्यूक्लियर फैमिलीज जोग्राफिकल मोबिलिटी देती हैं। सही है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द पार्सन्स आर्ग्यूमेंट। पार्सन्स आर्ग्यू करता है कि एक स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली ईजियर होती है मूव करने के लिए इंस्टेड ऑफ अ लार्ज एक्सटेंडेड फैमिली। ये वही बात है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली। राइट, लेट्स मूव ऑन। अगली चीज आपके पास है सोशल मोबिलिटी। एक तो आपके पास था ज्योग्राफिकल मोबिलिटी, सही है। अगली चीज आपके पास है सोशल मोबिलिटी। अच्छा, अब सोशल मोबिलिटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसको भी हम देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ है। सोशल मोबिलिटी इज़ द मूवमेंट बिटवीन डिफरेंट सोशल पोजीशंस और क्लासेस। सही है। अब सोशल पोजीशंस और क्लासेस की बात करें तो बेसिकली ये हम सबकी एक ड्रीम होती है ना कि हम पता नहीं कितने रिच हो जाएंगे। ओ माय गॉड, ठीक है, सबके पास 4-4 गाड़ियाँ होंगी, बड़े-बड़े बंगले होंगे। सही है। तो दैट टाइप ऑफ मूवमेंट, अगर आप एक्चुअली फ्रॉम अ मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली somehow turn into a higher class or elite class family, you are moving social positions। ठीक है, आप अपनी क्लासेस मूव कर रहे हो। ऑल राइट, एंड दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज सोशल मोबिलिटी। बात का मकसद ये है कि न्यूक्लियर फैमिली होने से आपकी सोशल मोबिलिटी बढ़ जाती है। यू हैव लेसर एक्सपेंसेस एंड यू आर एबल टू ग्रो। सही है। अगली चीज क्या है आपके पास? इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पीपल कुड इम्प्रूव देयर स्टेटस थ्रू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड क्वालिफिकेशन। खास तौर पे अगर आप बात करो खास तौर पे अगर आप बात करो तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो आई थी वो ये थी कि भाई अगर आपने पढ़ लिख लिया, आपकी ग्रेजुएशन हो गई, तो आपकी जॉब पक्की है। ठीक है, अगर आपकी जॉब पक्की है और आपकी क्वालिफिकेशंस उसके साथ अपडेटेड रहती हैं, देन यू आर मोस्ट डेफिनेटली गोइंग टू गेट अ हाउस, मोस्ट डेफिनेटली गोइंग टू गेट अ कार, एंड मोस्ट डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव योर सोशल स्टेटस या सोशल पोजिशन। हाँ, अब इस सोसाइटी में जो अभी इस वक्त सोसाइटी का हाल है ग्लोबली is getting worse. All right, Gen Z and Gen Alpha are going to be facing this issue that education is not going to be the only thing that is going to get them employment, and employment itself is not going to be safe for them. पहले ये नहीं होता था कि you get kicked out of nowhere, अब ये हो रहा है ज़्यादा। All right, so we have to face this and we have to move along with it and somehow find a way to improve our social positions। सही है। अगली चीज क्या है? The nuclear family was seen as suitable for a society based increasingly on individual achievement। ठीक है, न्यूक्लियर, अभी यही बात मैंने आपसे कही कि न्यूक्लियर फैमिली जो है वही सूटेबल समझी जाती थी और अभी भी समझी जाती है सोसाइटी में इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, इंडिविजुअल अचीवमेंट के थ्रू इंक्रीज करने के लिए। अगर आप बड़ी फैमिली में रह रहे हो तो ऑब्वियसली यू नीड अ लॉट ऑफ people that are qualified, people that are working, and people that are improving the family status to move social positions। ठीक है, अगर आपकी फैमिली छोटी है तो even one person with a great job and good qualifications can do that। ओके, अब इस बात को इवेल्युएट करते हैं। डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएट द न्यूक्लियर फैमिली? इस पे हमारे पास एक बंदा बात करता है जिसका नाम है माइकल एंडरसन। इसको भी याद रखिएगा प्लीज। माइकल एंडरसन कौन है और इसने क्या बात की है, इस पे डिस्कशन कर लेते हैं।
एंडरसन्स हिस्टोरिकल रिसर्च चैलेंजेस पार्सन्स। ठीक है, एंडरसन ने जो भी हिस्टोरिकल रिसर्च की है वो पार्सन को चैलेंज कर रही है। हाउ? इसने ये चीज़ ढूंढी कि एक्सटेंडेड फैमिलीज रिमेन इम्पॉर्टेंट। ठीक है, रिलेटिव्स ऑफ्टन सपोर्ट ईच अदर, families pooled resources and nuclear families existed before industrialization। अब यहाँ पे कुछ कुछ आपकी देसी फैमिलीज वाली बात आ जाती है। ठीक है, मैनी फैमिलीज स्टिल लिव इन एक्सटेंडेड फैमिलीज। इसका फायदा ये होता है कि ग्रोसरीज वगैरह जो हैं वो शेयर्ड इनकम पर आ रही होती हैं। राइट, सो वट एवर पीपल आर अर्निंग दे जॉइन इट ऑल, उसके थ्रू बिल्स पे हो रहे होते हैं, उसके थ्रू दे बाय प्रॉपर्टी टुगेदर एंड दे आर एबल टू लिव बेटर लाइफ। तो इस तरह भी आपकी सोशल पोजीशन इंप्रूव हो सकती है अगर आपकी फैमिली में अर्नर्स ज़्यादा हैं तो। ठीक है, और ये इन्होंने बताया कि एंडरसन बोलता है रिलेटिव्स ऑफ्टन सपोर्ट ईच अदर। ठीक है, ऑफ्टन का मतलब आप समझ जाएं, हमारी देसी फैमिलीज में बहुत कहानियां होती हैं, बट इसका बेसिक मतलब यही है कि अगर आप रिलेटिव्स के साथ रह रहे होते हो तो वो आपको सपोर्ट करते हैं। हो सकता है आपको फाइनेंशियल नीड हो इन केसेस ऑफ एजुकेशन और इन केसेस ऑफ इमरजेंसी इलनेसेस, या कोई कार क्रैश हो गया तो उसके बाद यू नीड दैट मनी to save yourself, to save somebody else's life. All right, so having relatives close by, living as a connected extended family, you might be able to help each others. Okay, अगली चीज आपके पास ये है कि फैमिलीज रिसोर्सेज को पूल कर लेते थे। ठीक है, तो ये वही बात हो गई कि दे यूज टू शेयर देयर इनकम, शेयर देयर प्रॉपर्टीज, एक साथ मिल के प्रॉपर्टी ले ली। जो बंदा कभी प्रॉपर्टी लेने के शायद काबिल ही नहीं होता, उसने 3 बहन भाइयों के साथ मिलके एक प्रॉपर्टी ले ली, इज गोइंग टू बेनिफिट देम ऑल। सही, अकॉर्डिंग टू एंडरसन तो ये एक एक्सक्यूज हो गया कि न्यूक्लियर फैमिलीज जो हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्रिएट हुई थी। उसका ये कहना है कि ये तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले भी एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकली कि इंडस्ट्रियलाइजेशन डिड नॉट सिंपली कॉज द एक्सटेंडेड फैमिली टू डिसअपेयर। ठीक है, इसने डिसअपेयर नहीं करवाया, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा हमारे पास आया, फिर भी देसी फैमिलीज एंड मैनी अदर सोसाइटीज कंटिन्यू टू लिव इन एक्सटेंडेड फैमिलीज। ऑलराइट, अगली चीज देख लेते हैं, द लॉस ऑफ फंक्शंस डिबेट। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। ये क्या चीज है? एज सोसाइटी बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूशंस टेक ओवर फंक्शंस वंस परफॉर्म्ड बाय द फैमिली। ठीक है, फैमिली का फंक्शन था एजुकेशन, अब वो काम कर रहे हैं स्कूल्स। ठीक है, हमारे पास गवर्नमेंट ने या सोसाइटी ने हमें स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड किए। सही है, जैसे कि एजुकेशन के लिए हमारे पास आए स्कूल्स। ठीक है, हेल्थ केयर के हमारे पास आए हॉस्पिटल्स, वेलफेयर के पास हमारे पास आई स्टेट, और सोशल कंट्रोल के लिए हमारे पास आई पुलिस एंड लॉ। ठीक है, उसकी क्या वजह है भाई? पहले हेल्थ केयर जो है वो आपके घर में ही होता था। ठीक है, अब ये चीज चेंज हो गई है, अब इसको हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ओके, द लॉस ऑफ फंक्शंस की बात कर लेते हैं। Parsons argued that the modern family has experienced the loss of functions. अब loss of functions क्या चीज है? The family no longer performs all the functions it performed in pre-industrial society. ठीक है, तो हमारे पास पार्सन्स ने ये बात आर्ग्यू की है कि फैमिली जो काम इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले कर रही थी, अब वो काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, इसकी हम डिटेल देख लेते हैं, क्या ये बात सच है या नहीं। ठीक है, पार्सन्स ये कहता है कि फैमिली जो फंक्शंस अब नहीं परफॉर्म कर रही है, जो कि वो पहले करती थी प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, वो अब डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस कर रही हैं। स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूशन ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली हैं, बट फिर भी फैमिली अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, वो बस मोर स्पेशलाइज हो गई है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा आई गेव यू गाइज कैरियर एडवाइसेस for people who are asking me about social media. I told them कि social media manager लिख के काम नहीं करना है आप, because social media managers are too many and too oversaturated. Choose one thing and excel in it, make your personal brand around it and then work. ठीक है, तो उसी को आप specialization कहते हैं। इसी तरह बिल्कुल फैमिली ने भी एक स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन कर ली है, ऐसा समझ लें। ठीक है, अब पार्सन्स की हम
ऐसे फंक्शंस की बात करते हैं जो कि इररिड्यूसिबल है, ठीक है। वो कौन से हैं? According to Parsons, the modern family still performs two essential functions, which is primary socialization and stabilization of adult personality. अब इसका क्या मतलब है? सोशलाइजेशन तो हमें पता ही है, प्राइमरी सोशलाइजेशन पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगी, इस पे हमने फर्स्ट चैप्टर में अच्छी खासी बात की थी। और इट इज़ बेसिकली टीचिंग चिल्ड्रन सोसाइटीज़ बेसिक नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, ठीक है। अब बच्चों को सोसाइटी के नॉर्म्स, उसके लॉज, उसके वैल्यूज़ सिखाना जो है प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है। ऑलराइट, अब बात करते हैं स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनैलिटीज़ की। सो व्हाट आर एडल्ट पर्सनैलिटीज़? ठीक है, एडल्ट पर्सनैलिटीज़ बहुत दफ़ा डिस्टर्ब हो जाती हैं बिकॉज ऑफ मे बी हायर एजुकेशन एंड वर्क फोर्स, ठीक है, वर्क प्लेसेस। तो इट प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट टू एडल्ट, और ये जो है इट इज़ नोन एज टू इरिड्यूसिबल फंक्शंस। इसको आपने हमेशा याद रखना है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मेरे नोट्स भी मिल जाएंगे, यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम हियर। एंड लेट्स मूव ऑन टू प्राइमरी सोशलाइजेशन। ठीक है, अब प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या चीज़ है? इट इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। चिल्ड्रन लर्न हाउ टू कम्युनिकेट, they learn social rules, they learn right and wrong, and they learn how to interact with others, ठीक है। तो ये जो पहली इंटरेक्शन है, ये जो पहला राइट एंड रॉन्ग है, वही नो एंड यस का कॉन्सेप्ट जिस पे मैं आपसे बात कर रही थी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कौन सिखा रहा है? ये फैमिली ही तो सिखा रही है आपको। तो वो प्राइमरी सोशलाइजेशन स्टिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फैमिली, सही है। अगली चीज क्या है? चिल्ड्रन लर्न हाउ टू कम्युनिकेट। वो सबसे पहले मामा बाबा बोलते हैं, मामा बाबा को देख के बातें करते हैं, उनके बात करने का अंदाज तक कॉपी कर रहे होते हैं। ऑलराइट, सो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन। अच्छा, इस पे फंक्शनलिस्ट व्यू क्या है हमारे पास? द फैमिली प्रिपेयर्स चिल्ड्रन टू बिकम फंक्शनिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। इफ द चिल्ड्रन डिड नॉट रिसीव द प्राइमरी सोशलाइजेशन, फिर क्या होता? फिर ये होता कि दे वुडंट हैव बिकम फंक्शनिंग एडल्ट्स, ठीक है। दे वुडंट बी एबल टू फंक्शन इन द सोसाइटी। अगली बात कर लेते हैं। अब स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनैलिटीज की बात करते हैं कि ये पर्सनैलिटी को स्टेबल कैसे कर रहा है भाई, इसका क्या मतलब है? ठीक है, द फैमिलीज प्रोवाइड एडल्ट्स विद इमोशनल सपोर्ट, कंपेनियनशिप, सिक्योरिटी एंड अ वे टू मैनेज स्ट्रेस, सही है। अब व्हाट डज दैट मीन? आपके पास अगर फैमिली है, अगर आपके पास पार्टनर है, तो आपके पास इमोशनल सपोर्ट भी है, आपके पास कंपेनियनशिप भी है। अगर आपके बच्चे हैं, आपके कजन्स हैं, आपके पास कंपेनियनशिप है, राइट। सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड बाय योर फैमिली, ठीक है। आपके फादर, आपके ब्रदर, इवन आपकी मदर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, आपको रूल्स बताती हैं विद विच यू कैन स्टे सेफ इन दिस सोसाइटी, ठीक है। एंड इट इज़ अ वे टू मैनेज स्ट्रेस, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे मेरे होशियार से बच्चे ये बोलते हैं कि अच्छा मिस, आप वही बात कर रही हैं जो घर बाबा गुस्से में आते हैं और फिर इट टर्न्स इनटू अ केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। नो, ठीक है, दैट इज़ अ वेरी बैड एक्सट्रीम। स्ट्रेस मैनेज करने का एक अच्छा तरीका फैमिली के साथ ये होता है कि आप बैठ के उन्हें अपने इश्यूज बताएं, उनके साथ डिस्कस करें। द एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स ऑफ योर फैमिली आर गोइंग टू गिव यू एडवाइस एंड दे विल ऑलवेज गिव यू जेन्युइन एडवाइस, ऑलराइट। तो इट इज़ अ वे टू मैनेज स्ट्रेस। अब हम बात करते हैं, पार्सन्स बिलीव दैट फैमिली लाइफ हेल्प्स एडल्ट्स कोप विद द प्रेशर्स ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। अब बाहर आप सबको अपने इमोशंस नहीं दिखा सकते, बाहर आप अपने मैनेजर के सामने रोगे तो फिर आपके साथ क्या होगा ये आप सोच लो, ठीक है। तो इफ़ यू क्राई इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली, इफ़ यू इन्फॉर्म देम ऑफ द स्ट्रेस एंड इफ़ यू शो देम द इमोशन, द स्ट्रेस दैट यू आर फीलिंग अबाउट एनी सिचुएशन, ईदर इट्स इन योर वर्क प्लेस or your education, they are going to help you cope with the pressures of the outside world, ठीक है। अब हम बात करते हैं वार्म बाथ थ्योरी की। अब ये वार्म बाथ थ्योरी क्या चीज़ है? ठीक है, द फैमिली एक्ट्स लाइक अ वार्म बाथ। इसका क्या मतलब है कि दैट वी यूज वार्म बाथ्स टू रिलैक्स मसल्स, राइट। Even in winters in Pakistan or South Asian communities, we use warm baths to help
वार्म आवर सेल्फ, ठीक है, हमें उससे बेहतर फील होता है, हम अच्छा फील करते हैं, स्ट्रेस खत्म होता है, मसल्स रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाट द थ्योरी मीन्स, ठीक है, इसका जो बेसिक रूट मतलब है वो यही है, रिलैक्सेशन, ओके, calmness जो आपको आती है। Alright, so the family acts like a warm bath. Adults experience stress and pressure at work. Returning to family life provides emotional comfort, relaxation and support. ठीक है, जब आप नई नई जॉब शुरू करते हो ना, तो आई कैन टेल यू बाय एक्सपीरियंस दैट यू विल क्राई अ लॉट टू योर पेरेंट्स, ठीक है, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ओ माय गॉड, वो पता नहीं कैसा बंदा है, ये ऐसा बंदा है, all of that emotional unloading that you're doing in front of your parents or your family, that acts like a warm bath. You are going to receive emotional comfort with it, you are going to receive some level of relaxation after sharing your issue, ठीक है, आपको उस पर सपोर्ट मिलेगी, all right, this helps adults recover and prepare to return to work, ठीक है। अगली चीज़ की बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्जुगल रोल्स की। अब कौन मुझे कमेंट्स में बताएगा कि कॉन्जुगल रोल्स क्या होते हैं, ठीक है। पार्सन्स कॉन्जुगल रूल्स, पार्सन बिलीव करता था कि ट्रेडिशनल न्यूक्लियर फैमिलीज जो हैं, इट वर्क बेस्ट व्हेन मेन एंड वुमेन परफॉर्म डिफरेंट बट कॉम्प्लीमेंट्री रोल। पार्सन्स की बात के मुताबिक ट्रेडिशनल न्यूक्लियर फैमिलीज तभी अच्छा काम कर सकती थी अगर मैन एंड वुमेन परफॉर्म डिफरेंट बट कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स, ठीक है। दिस वाज आल्सो नोन एज द सेग्रीगेटेड कॉन्जुगल रोल्स, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंटल रोल की बात कर लेते हैं, ठीक है। इट इज़ यूजुअली ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द हस्बैंड, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट रोल इन्वॉल्व्स अर्निंग मनी, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियली एंड कनेक्टिंग द फैमिली टू वर्क प्लेस, सही है। तो हस्बैंड को आप अगर याद रखना चाहें कॉन्जुगल रोल्स में, तो उसमें आप कह सकते हो कि द हस्बैंड इज इक्वल्स टू योर ब्रेड विनर, ठीक है। ये हमारी फैमिलीज में अभी भी इसी तरह ही यूजुअली कॉमनली फेस किया जा रहा होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेसिव रोल कहा इसने, वैसे मुझे ये वर्ड बड़ा बुरा लगता है, वाई यूज दैट फॉर वुमेन, बट इसने कहा कि जो एक्सप्रेसिव रोल है वो ट्रेडिशनली एसोसिएट किया जाता है वाइफ्स के साथ, विच इज़ ट्रू, और पार्सन्स भी यही कहता है कि ये बेस्ट सूटेड है आपकी वाइफ के लिए, ठीक है। द एक्सप्रेसिव रोल्स इन्वॉल्व चाइल्ड केयर, डोमेस्टिक वर्क, इमोशनल सपोर्ट, मेंटेनिंग फैमिली रिलेशनशिप्स। इसका क्या मतलब है, अब देखो इसके नीचे वाली हेडिंग आपको अभी दिख गई होगी तो हम आते हैं इस पे, ठीक है। अब एक्सप्रेसिव रोल का क्या मतलब है, इनका ये मतलब है भाई बेसिकली कि जो हमारे मेन हैं वो शायद एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है, और उनको हमने सोसाइटी ने ऐसा सिखा दिया होता है कि दे आर नॉट एक्सप्रेसिव, तो उनको हम चाइल्ड केयर, डोमेस्टिक वर्क, इमोशनल सपोर्ट के लिए काउंट नहीं कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू पार्सन्स। और इस काम को आपने डाल दिया है वाइफ पे कि वही इमोशनल है, वही कनेक्टेड है अपने इमोशंस के साथ, शी इज़ सॉफ्टर, सो शी इज़ गोइंग टू डू दिस इमोशनल वर्क ऑफ द फैमिली। अब बात करते हैं मज़े की टॉपिक की, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ पार्सन्स, ठीक है। अब पार्सन की बात को फेमिनिस्ट कैसे आर्ग्यू करते हैं, वो बोलते हैं कि इसने जो है अज्यूम कर लिया ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स आर नेचुरल, ठीक है, ये इसकी अपनी अजम्पशन है। किसी ने ये नहीं कहा कि ट्रेडिशनल रोल्स जो हैं वो नेचुरल हैं, ठीक है, बिकॉज इफ़ यू लुक एट द नेचुरल ऑर्डर ऑफ आवर वर्ल्ड, इट्स ऑलवेज द लाइन इज दैट हंट्स एंड ब्रिंग बैक्स द फूड, ठीक है। सो शी इज़ द वन गोइंग आउट एंड अर्निंग, सही है, शी इज़ द वन फेसिंग द आउटसाइड वर्ल्ड एंड देन शी इज़ ब्रिंगिंग बैक द फूड। तो इस तरह की बहुत सारी हमारे पास एग्जाम्पल्स आती हैं नेचर में। सो अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट्स वो कहते हैं कि पार्सन्स जो हैं हमारे, वो अज्यूम कर रहे हैं जेंडर रोल्स को। अगली चीज़ ये है कि इट इग्नोर्स वुमेन्स अनपेड डोमेस्टिक लेबर। तो ये जो बात की है ना इतनी मज़े की कि वुमेन और द वाइफ इज़ एक्सपेक्टेड टू डू द एक्सप्रेसिव रोल ऑफ द फैमिली, वो इसी बात को आर्ग्यू कर रहे हैं कि इट इज़ इग्नोरिंग द अनपेड डोमेस्टिक लेबर। वो कैसे हो रहा है, इट इज़ हैपनिंग बिकॉज जो चाइल्ड केयर है ना, इट्स गोइंग टू फ्रस्ट्रेट अ वुमेन एट सम पॉइंट इफ़ शी इज़ द ओनली वन वर्किंग ऑन इट, ठीक है। अदर देन दैट अगर वो इमोशनली सपोर्ट भी करिए ना अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को, एंड इवन एक्सटेंडेड फैमिली में से किसी को, इज़ गोइंग टू लोड अपॉन हर।
अगर उसके पास कोई और बंदा नहीं है जिससे वो एक्सप्रेस कर सके, जो कि पर्सन्स के मुताबिक नहीं है, बिकॉज ही डिड नॉट से दैट द husband should be expected as a emotional support. तो she does not have somebody to unburden herself with. So obviously she is doing unpaid domestic labor by serving the family. खाना बनाना, सफाई करना, all of this is unpaid domestic labor, and usually people, women especially, are not appreciated for that. ठीक है. अगली जो आर्ग्यूमेंट फेमिनिस्ट ने की वो ये थी कि इट डज नॉट कंसिडर अनइक्वल पावर विद इन फैमिलीज. ऑब्वियसली इन दिस इकोनॉमी, स्पेशली आफ्टर द टाइप ऑफ न्यूज़ जो हम देख रहे होते हैं कंटिन्यूसली, वी नो दैट अगर कोई लड़की इंडिपेंडेंट नहीं है अपनी लाइफ में, इफ़ शी डज नॉट हैव अ कैरियर एंड एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशंस बिफोर हर मैरिज, शी माइट एंड अप इन ट्रबल लेटर ऑन. ठीक है. And that type of trouble is then very hard to go through. ठीक है. Because she won't be independent, she won't have a career, और फिर it creates an unequal power. वो जो एक हमारे यहाँ हम टीवी और ARY ड्रामास को शौक है ना कि बड़ा टॉक्सिक सा वो कोई बंदा दिखाते हैं ड्रामे में, और वो हमेशा कोई ऐसी लाइन ज़रूर बोल के बता देता है कि मैं तुम्हें दे तो रहा हूँ और क्या चाहिए, मैं तुम्हें कर तो रहा हूँ, तुम्हारे काम कर तो रहा हूँ, तुम्हें पैसे मिल तो रहे हैं, और कितने चाहिए. तो ये जो ये वाला पर्सपेक्टिव है ना, ये अनइक्वल पावर क्रिएट करता है फैमिलीज में. ऑलराइट, सो इट इज़ बेसिकली नॉट गुड अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट्स. आखिरी क्रिटिसिज्म जो फेमिनिस्ट ने पार्सन्स की बात पे किया वो ये था कि इट प्रेजेंट्स द फैमिली एज बेनिफिटिंग एवरीवन इक्वली. फेमिनिस्ट्स की एक बात मैं बताती चलूँ जो आपको फैमिली वाले चैप्टर में बार बार दिखेगी, वो ये है कि दे बिलीव कि फैमिली और मैरिज जो है ना वो वुमेन को बिल्कुल भी इक्वली बेनिफिट नहीं करती हैं. आई समवॉट एग्री विद दैट एंड यू माइट नॉट, दैट्स फाइन. तो वो ये कहती हैं कि पार्सन्स जो है उसने ये चीज़ कंसिडर ही नहीं की कि हर किसी को सेम लेवल का बेनिफिट नहीं मिल रहा है मैरिजेस से. नॉट एवरीबडी इज बेनिफिटिंग द सेम वे एंड ऑन द सेम लेवल फ्रॉम फैमिलीज. अच्छा भाई, अब ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? डुअल बर्डन कॉन्सेप्ट है. ठीक है. तो ये फेमिनिस्ट्स की बात है कि वुमेन मे परफॉर्म पेड वर्क प्लस अनपेड डोमेस्टिक वर्क, क्योंकि बहुत सारी हमारी फैमिलीज में भी मदर्स एंड सिस्टर्स जाके जॉब्स कर रही होती हैं, एंड देन दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कुक आफ्टर दे कम बैक. Nobody in the men is going to get up and cook, so that is your unpaid domestic work. और उसके साथ वो जॉब भी करी है, so it is a paid work plus the domestic work too. ठीक है. अगले बंदे की बात पे आ जाते हैं. हमने टेलकॉट पार्सन्स पे बात कर ली, हमने मर्डॉक पे बात कर ली. अगला बंदा हमारे पास है रोनाल्ड फ्लेचर. ठीक है. तो अब फ्लेचर की जब हम बात करते हैं तो हैज़ द फैमिली रियली लॉस्ट इट्स फंक्शन. ठीक है. Fletcher disagreed with Parsons. He argued that family has changed, but it has not simply become less important. ठीक है. पार्सन्स की जो बात है उसके ऑपोजिट इसकी बात आती है, फ्लैशर की बात आती है. ठीक है. तो आप लोग इसको एज अ फ्लैश कार्ड भी बना सकते हो जिसमें आप दोनों ऑपोजिट्स को डिफरेंट साइड पे रख लो. I used to do this and it helped me a lot with memorization. Okay. तो अब बात करते हैं कि फ्लेचर का इस पे बेसिकली व्यू क्या है. वो कहता है कि फैमिली स्टिल प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट, इट स्टिल प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट, एंड इट स्टिल प्रोवाइड्स एजुकेशनल सपोर्ट एंड केयर एंड वेलफेयर. ठीक है. और ये बात कुछ हद तक सही है. ऑलराइट, सो लेट्स लुक एट द फैमिली एज अ यूनिट ऑफ कंजम्पशन. ठीक है. अब यूनिट ऑफ कंजम्पशन का क्या मतलब है कि आपकी कंज्यूमिंग कितनी है फैमिली की. ठीक है. आप कितनी स्पेंडिंग कर रहे हो. ठीक है. तो द यूनिट ऑफ कंजम्पशन इज बेसिकली व्हेन फैमिलीज परचेज एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. इट इज बेसिकली फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड इवन हॉलीडेज. ठीक है. तो ये सारी जो एग्जाम्पल्स हैं, दिस इज पार्ट ऑफ यूनिट ऑफ कंजम्पशन. ऑलराइट. Fletcher argued that this remains an important function of the modern family.
सही है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक मॉडर्न फैमिली की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ओवरऑल इवैल्यूएशन की फंक्शनलिज्म पर। ठीक है, हम अब पूरी तरह इवैल्यूएट करने वाले हैं फंक्शनलिज्म को। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास सेक्शन 30 है विच इज़ द स्ट्रेंथ्स ऑफ फंक्शनलिज्म। और जब आप स्ट्रेंथ्स की बात करोगे तो फंक्शनलिज्म हेल्प्स एक्सप्लेन व्हाई फैमिलीज आर इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड फंक्शनलिज्म ऑल्सो एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ द फैमिली इन सोशलाइजेशन। ठीक है, ये आपको ये भी बता रहा है कि फैमिली का रोल क्या है सोशलाइजेशन में। सही है। और देन कम्स द थर्ड पॉइंट विच इज हाउ फैमिली स्ट्रक्चर्स में चेंज अलोंगसाइड सोसाइटी। ओके, तो फंक्शनलिज्म ने ही हमें ये बात भी बताई कि फैमिली स्ट्रक्चर्स कैसे चेंज हो रहे हैं अलोंगसाइड सोसाइटी। ठीक है, इसमें आपके पास वो इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा वाली बात आ जाती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट आपका ये है कि इट ऑल्सो टेल्स अस द इम्पॉर्टेंस ऑफ इमोशनल सपोर्ट। ठीक है, वो जो इमोशनल सपोर्ट है जो एक एडल्ट को मिल रहा है या एक बच्चे को ड्यूरिंग एजुकेशनल स्ट्रेस मिल रहा है, दैट टाइप ऑफ इमोशनल सपोर्ट इज कैरिंग द सोसाइटी। तो अगली चीज क्या है? अच्छा, सेक्शन 31 हमारे पास है क्रिटिसिज्म। हमने अब बात कर ली स्ट्रेंथ्स की, अगली चीज हमारे पास है क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो फंक्शनलिज्म कैन बी क्रिटिसाइज फॉर बीइंग टू पॉजिटिव। आई एग्री, मैं 100% इसको क्रिटिसाइज करती हूँ। इट्स अप टू यू इफ यू डोंट। ठीक है ना, तो फंक्शनलिज्म इज टू पॉजिटिव क्योंकि नॉट ऑल फैमिलीज कैन प्रोवाइड लव एंड सपोर्ट। ठीक है, हर फैमिली नहीं प्रोवाइड कर रही है लव एंड सपोर्ट, बल्कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो लव एंड सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पा रही इवन आफ्टर ट्राइंग, मे बी बिकॉज ऑफ जेनरेशनल ट्रॉमा, बट यू कैन नॉट इग्नोर दिस फैक्टर। और ये चीज फंक्शनलिस्ट इग्नोर कर रहे हैं, दैट इज वाई दे आर क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग टू पॉजिटिव। एंड वाई? ठीक है, कुछ फैमिलीज में हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, दे डोंट टॉक टू ईच अदर, वो एक दूसरे सही से बात तक नहीं करते। ठीक है, देन देयर इज अब्यूज, देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अब्यूज हैपनिंग, देयर इज वर्बल अब्यूज, देयर इज फिजिकल अब्यूज, एंड द केसेस फॉर डोमेस्टिक वायलेंस आर over the hill. Okay, they are over the top for no reason. All right, then there is neglect. अब जब आप निगलेक्ट की बात करते हो तो बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को निगलेक्ट कर रहे होते हैं, बहुत सारे पार्टनर्स अपने पार्टनर्स को निगलेक्ट कर रहे होते हैं, राइट। अगली चीज़ आपके पास आती है इनइक्वालिटी। तो ये जो इनइक्वालिटी है वो आपकी फीमेल पार्टनर एंड मेल पार्टनर के बीच में हो सकती है, ये आपके सिबलिंग्स के बीच में हो सकती है, ओल्डर सिबलिंग एंड यंगर सिबलिंग के बीच में हो सकती है, और वो जो मिडिल चाइल्ड वाली मीम्स हर वक्त देख रहे होते हैं, all of that is inequality within the family, right? So I believe that functionalism is ignoring all of this and that is why they are too positive. अगली चीज क्या है हमारे पास भाई? फंक्शनलिज्म ऑल्सो फोकसेस हेविली ऑन द न्यूक्लियर फैमिली। ये कुछ ज्यादा ही फोकस करता है न्यूक्लियर फैमिली पे। ठीक है, इट इग्नोर्स फैमिली डाइवर्सिटी। हर सोसाइटी में डिफरेंट डाइवर्सिटीज होती हैं कि कितने लोग साथ रह रहे हैं, इज इट एक्सटेंडेड फैमिली, इज इट नॉट एक्सटेंडेड फैमिली, हाउ मच ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली, ये सारी जो डाइवर्सिटी है ये फंक्शनलिज्म ने इग्नोर कर दी है। ठीक है, third thing which they are criticized for is that it ignores unequal power in relationships, जिस पे हमने अभी बात की। ठीक है, सेक्शन 32 पर आ जाते हैं, द मार्क्सिस्ट्स एंड फेमिनिस्ट्स क्रिटिसिज्म। ठीक है, अभी तो हमने जनरल क्रिटिसिज्म की बात की थी कि फंक्शनलिज्म पे जनरल क्रिटिसिज्म क्या आता है हमारे पास। अब जब आप स्पेसिफिक बात करो डिफरेंट थ्योरीज की, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की जिन्होंने इन पे क्रिटिसिज्म उठाया है, तो मार्क्सिस्ट इनसे सवाल करते हैं कि डज द फैमिली रियली बेनिफिट सोसाइटी और डज इट बेनिफिट कैपिटलिज्म। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इट्स अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन। वी विल फाइंड द आंसर आउट फॉर दिस, बल्कि आई वॉन्ट यू टू फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस एंड कॉमेंट दैट डाउन बिलो एंड आई विल टेल यू इफ यू आर करेक्ट अबाउट इट। फेमिनिस्ट फंक्शनलिस्ट से पूछते हैं कि डज द फैमिली बेनिफिट एवरीवन इक्वली और डज इट बेनिफिट मेन मोर देन वुमेन। ठीक है, एंड वी ऑल नो हु इट बेनिफिट्स मोर, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। Let's talk further. Both perspectives challenge the functionalist belief that the family is always positive and beneficial. Feminists भी और Marxists भी इस
पर्सपेक्टिव को चैलेंज करते हैं फंक्शनलिस्ट्स के कि फैमिली जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज बेनिफिशियल है, ठीक है। तो इनकी भी डिटेल्स पे हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट एपिसोड्स में, ठीक है। अब एक रीकैप कर लेते हैं जल्दी से। इसको तो स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज सो इम्पोर्टेंट, ये शायद आपका पेपर बचा ले। आखिरी दिन ये स्क्रीनशॉट खोल के पढ़ लेना, ठीक है। मर्डॉक की हमें क्या बात पता चली कि फैमिली इज यूनिवर्सल एंड परफॉर्म्स 4 फंक्शंस, ठीक है। पार्सन्स की हमें क्या बात पता चली कि फैमिली चेंजेस टू फिट द नीड्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। पार्सन्स की एक और बात हमें ये पता चली कि मॉडर्न फैमिली हैज 2 irreducible functions and if you remember what those are, great. अगर आपको याद नहीं है, go back to the video and find out and then remember them, alright. अगली चीज क्या है, माइकल एंडरसन की हमें बात पता चली कि एक्सटेंडेड फैमिलीज रिमेन्ड इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इवन आफ्टर इट, ओके। और उसके बाद रोनाल्ड फ्लेचर की हमारे पास बात है, वो ये है कि द फैमिली हैज चेंज्ड रेदर देन सिंपली लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज recaps of key sociologists are very important. This is the most important part of this video. Take screenshots. I'm telling you again, revise this at the end when you're just about to get into your exam, क्योंकि उस वक्त मैंने देखा है my students bring out 16-page notes and that is not what is going to help you revise, okay. तो रिविजन के लिए इस तरह के की रिकैप्स की पिक्चर्स ले लिया करो, इस तरह के की रिकैप्स अपने पास बना के रखो and take them with you. You can revise them if you're feeling nervous. Otherwise, prepare so well that you don't have to revise at the end, ठीक है। अब जरा फाइनल समरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब फाइनल समरी में हमारे पास सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि फंक्शनलिस्ट सी द फैमिली एज अ पॉजिटिव इंस्टीट्यूशन। सबसे पहली चीज, सबसे पहला सेंटेंस जो आपको याद होना चाहिए वो ये है, इसको रट्टा लगा लो, ठीक है। अब मर्डॉक की बात करते हैं। मर्डॉक ये बोलता है कि आपके 4 असेंशियल फंक्शंस हैं जो फैमिली परफॉर्म करती है। वो 4 फंक्शंस हमने अभी अभी पढ़े हैं, उनको याद रखना, उनको भी रट्टा लगा लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पार्सन्स ने क्या बोला, इसने कुछ ज़्यादा ही बोला हुआ है। तो उसमें आपके पास सबसे पहले तो फंक्शनल फिट थ्योरी है कि फैमिली चेंज कैसे होती है सोसाइटी के साथ, ठीक है, सोसाइटी के एडेप्टेशन के साथ, ठीक है। उसके बाद फैमिली के जो फंक्शंस का लॉस है वो क्या था, उस पे इसने बात की थी। फिर इसने 2 irreducible functions की बात की थी which were the traditional roles implemented over the husband and the wife, right. अगली चीज आपके पास है इंस्ट्रूमेंटल एंड एक्सप्रेसिव रोल्स, इसको याद रखना है, ऑलराइट। अब हम आखिरी बात कर लेते हैं विच इज फ्लेचर ने ये कहा कि द फैमिली रिमेन्स इम्पॉर्टेंट डिस्पाइट सोशल चेंज, ठीक है। जो भी सोशल चेंज आया उसके बावजूद फैमिली इम्पॉर्टेंट है, ऑलराइट। अब जब हम इस मजे की एक्सरसाइज पर आते हैं तो इट्स कॉल्ड थिंक लाइक अ सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। फंक्शनलिस्ट बिलीव द फैमिली बेनिफिट्स बोथ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, यानी कि जो आपके पार्टनर्स हैं उन्हें भी ये बेनिफिट कर रहा होता है और सोसाइटी को भी। बट क्या ये बात सच्ची है? तो इसके लिए आपको कंसिडर क्या करना है और कंसिडर करके मुझे कमेंट करके बताना है and I will pin the best one. Alright. Here are the 4 things that we are considering. They are, does every family provide emotional support? The second thing that you should consider before giving me an answer is, are gender roles really beneficial? And are they always beneficial? ठीक है। अगली चीज आपके पास है, can other institutions perform family functions? And does the family benefit some groups more than others? ठीक है। अब ये जो सम ग्रुप्स हैं वो इंडिविजुअल्स हैं बेसिकली, ठीक है। डू यू थिंक इट बेनिफिट्स मैन मोर देन वुमेन? डू यू थिंक इट बेनिफिट्स मोर वुमेन मोर देन मैन? I mean, everybody has their own opinion, right? That is why we have so many perspectives in sociology. So drop down your own perspectives and I will look into them. Thank you so much for watching the video. I hope this is helpful for you and I will be making sure that I upload the next videos soon. Make sure you watch them and do not miss them. अगर आखिरी टाइम पे पढ़ने बैठ रहे हो बच्चे, बहुत गलत बात है, सबसे पहली बात। Second of all, please get serious with your exams and practice, okay?
मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं कहती कि आप टॉपिकल्स के झंझट में पढ़ो। टेक आउट योर ईयरलीज, आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है, यू विल रिकग्नाइज योर क्वेश्चंस, टेक दोज क्वेश्चंस, सॉल्व दोज क्वेश्चंस। ओके, अब बात कर लेते हैं मेरे नोट्स की। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द नोट्स, you can contact me or drop a comment for them and I will send you the link. अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो इससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आप लोगों के लिए बने हुए हैं एंड इट इज़ इन माई ड्राइव. इफ़ यू डोंट हैव them yet, contact me once again. I will drop them down for you. All right. Allah Hafiz बच्चों. I hope you get good grades in your exams.